हेलो स्टूडेंट, मैं रमन आज आपके सामने लेके आया हूँ नई ट्यूटोरियल और लाइव क्लासेस फॉर पाइथन स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्लास आप अपने कॉलेज के लिए, अपने कोई कोर्स के लिए या ओ लेवल के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी वीडियोस आपको डेली सुबह 7 बजे से ही स्टार्ट होगी क्लास अपनी, तो आप डेली इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो लाइव आप डेली सुबह 7 बजे ज्वाइन करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो आज के क्लास में सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि पाइथन है क्या और इसका यूज क्यों है, हम इसे क्यों यूज करते हैं और आने वाले फ्यूचर में इसका यूज क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जो पाइथन है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
अगर हम बात करें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और इसका यूज हम क्यों करते हैं, देखिए जैसे हम हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं या उस पर काम करते हैं, तो उसका मोटिव होता है कि हम उस पर आगे जाकर लोगों से बातचीत करेंगे या लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर आप कोई भी काम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो या कोई गेम बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जो लैंग्वेज आपकी कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, ये बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर होता है वो काम करता है आपका मशीन लैंग्वेज पर। जो आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज आपकी जो कंप्यूटर के लिए लिखी जाती है, जिसमें अपने सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ही आसान होती है और आप इसे अपने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइड ओपन करते हैं। तो जैसे बेसिकली अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, कोई पाइथन हो गई या कोई भी दूसरी लैंग्वेज हो गई जिस पर आप अपने सॉफ्टवेयर जैसा कोई भी काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसका पीछे का पहले आपको पता हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों यूज करते हैं और रीजन क्या है। तो देखो, जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर अगर हमें यूज करना है या इस पे कोई चीज बनानी है, तो उसके लिए हमें यूजर चाहिए जो कि इस कंप्यूटर पे काम कर सके। ठीक है, अब काम कर सके तो इसके लिए पहले सॉफ्टवेयर सबसे अंदर कंप्यूटर के अंदर होने चाहिए, तब जाकर हम इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर बनाए कैसे जाते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ को समझना पड़ेगा। जैसे एक कोई भी ह्यूमन है, एक कोई इस तरह से, और एक दूसरा कोई ह्यूमन। अगर एक इंसान को दूसरे से बात करनी है, दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो इसके कई सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे पहले वो तो बोलकर बात कर सकता है, जैसे अगर आप हिंदी आती है तो आप दूसरे से हिंदी में बात कर सकते हो, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप दूसरे से इंग्लिश में बात कर सकते हो। वैसे ही जो लैंग्वेज दोनों व्यक्ति को आती होगी, आप उससे आसानी से बात करके अपने जो भी बातचीत है या कम्युनिकेशन है उसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है और ये हमारी ह्यूमन लैंग्वेजेस को नहीं समझता। जैसे अगर बात करें हिंदी की या इंग्लिश की, तो कंप्यूटर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पे काम नहीं करता है। कंप्यूटर की, इसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, और इस लैंग्वेज में केवल दो ही डिजिट होते हैं। पहला डिजिट है आपका जीरो और दूसरा होता है आपका वन। इसके अलावा कोई तीसरा कैरेक्टर कंप्यूटर नहीं समझता है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें कि अगर हमें डायरेक्ट कंप्यूटर से बात करनी है, तो हम अपनी बात जीरो वन में नहीं कर सकते। ठीक है, इसे एक और तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे अगर एक इंसान है, एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है, जैसे इसको जो पहला वाला है, इस व्यक्ति को हिंदी आती है और इसको इंग्लिश आती है। ठीक है, तो अगर आप देखें, जैसे फर्स्ट वाले व्यक्ति को सिर्फ हिंदी में ही बातचीत करना आता है और दूसरे वाले को सिर्फ इंग्लिश में ही बातचीत करना आता है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ऐसा सिंपल सा है, हिंदी वाला इंग्लिश में अपनी बात नहीं समझ, इंग्लिश वाली की बात नहीं समझ सकता और इंग्लिश वाला हिंदी में नहीं समझ सकता कि वो क्या कह रहा है। इस चीज में हमारी क्या होती है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, जिससे हम वो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपनी बात दूसरे से नहीं कह सकता और ना ही उसे समझा सकता। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हमें दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है और हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, तो हम इसके बीच में लाते हैं एक तीसरा पर्सन। ये तीसरा पर्सन इन दोनों के बीच में बातचीत कराने में मदद करेगा। अब ये बातचीत कैसे कराएगा, तो ये व्यक्ति हमारा जो थर्ड पर्सन है, इसे हम कहेंगे ट्रांसलेटर। ये हमारा ट्रांसलेटर, ये ऐसा व्यक्ति है जिसे हिंदी भी आती है और इसे इंग्लिश भी आती है। तो जब ये हिंदी वाला व्यक्ति अपनी बात हिंदी में कहेगा ट्रांसलेटर को, तो ट्रांसलेटर इसे
इंग्लिश में कन्वर्ट कर कर इंग्लिश वाले को बता देगा। वैसे ही जब इंग्लिश वाला अपनी बात कोई भी इंग्लिश में कहेगा तो ये ट्रांसलेटर को देगा और ट्रांसलेटर इसे कन्वर्ट कर देगा हिंदी में, जिससे क्या होगा, दोनों लोगों के बीच में बातचीत हो जाएगी। ठीक है, अब यही चीज आप कंप्यूटर में देखें तो हम यही कंप्यूटर में भी यूज करते हैं। जैसे अगर हमारा कंप्यूटर हमें बातचीत करनी है, कंप्यूटर से काम कराना है, तो हमें एक ऐसा चीज चाहिए, एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि क्या कर सके, ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में बातचीत कर सके। तो इसमें भी हमारे पास ट्रांसलेटर्स आते हैं, जो कि हमारे पास दो हैं। एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। अगर आप इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, तो जैसे हमारे पास हो गई जावा, सी प्लस प्लस, PHP, ये हमारे पास क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अब ये लैंग्वेजेस जो है, ये हम लोग इसे समझ सकते हैं जो प्रोग्रामर है या जो सॉफ्टवेयर का, लेकिन इस चीजों को आपका कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ सकता। तो क्या किया जाता है, जो भी कोड आप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखते हो, इन कोड को दिया जाता है लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, तो उस सॉफ्टवेयर को भी आप क्या कर सकते हो, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास पहले तो हमें पता हो कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो हमारा जो कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है, मैंने कहा कि हाई लेवल लैंग्वेज में आपका लो लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर भी आपका कन्वर्ट करेगा और इंटरप्रेटर भी यूज करेगा, इंटरप्रेटर भी आपको कन्वर्ट कर देगा। तो फिर इन दोनों का हम यूज कहाँ करेंगे, या कौन फास्ट है या कौन स्लो, तो इसे देखते हैं एक एक करके। जैसे हमारे पास क्या है, कोड लिखा हुआ है, एक फाइल है और इस फाइल के अंदर हमने कई सारा कोड लिखा हुआ है। इस कोड को अगर आप अपने कंप्यूटर को दोगे, ठीक है, या कहें ट्रांसलेटर को दोगे, तो ये ट्रांसलेटर में अगर आपका यूज किया जा रहा है यहाँ पर कंपाइलर, तो ये क्या करेगा, इस पूरी फाइल को एक बार में ही कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देगा, जिससे आपके कंप्यूटर को जल्दी रिजल्ट या इनपुट मिल जाएगा और आपको उसका रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये दूसरा देखें हम, ये तो हो गया कंपाइलर का, कि कंपाइलर एक बार में ही सारी के सारी का सोर्स कोड को आपका कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। लेकिन अगर हम बात करें आपके इंटरप्रेटर की, तो जैसे हमने यहाँ पर एक फाइल बनाई है और इस फाइल में भी हमने कुछ लिखा हुआ है इस तरह से, ये देखिए हमने यहाँ पर कुछ फाइल्स के ऐसे कोड के फॉर्मेट में हमने फाइल का लेआउट बना दिया। अगर हम इसे इंटरप्रेटर को देते हैं इस फाइल को, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर आपके सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन चेक करेगा, मतलब ये पहली वाली लाइन को चेक करेगा, ठीक है, अगर ये लाइन सही है तो इसको कन्वर्ट करेगा, फिर ये दूसरी लाइन को चेक करेगा, फिर ये दूसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर ये तीसरी लाइन को चेक करेगा और तीसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा। तो ये काम करने की प्रोसेस है आपकी इंटरप्रेटर की और कंपाइलर की, यही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा जब सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हो। अगर आप अपने कंपाइलर बेस पे काम कर रहे हो तो फिर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, और इंटरप्रेटर बेस पे काम कर रहे हो तो क्या चीज रखनी है। अगर हम बात करें दोनों की कंपेरिजन में, तो जो हमारा कंपाइलर होता है ये फास्ट होता है और ये इंटरप्रेटर हमारा थोड़ा स्लो होता है। अब ये कैसे कह सकते हैं, तो सिंपल सा है, जैसे हमने कंपाइलर एक बार में ही पूरे कोड को रीड करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है, तो आप देख सकते हो कि पूरा कोड एक बार में ही कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इंटरप्रेटर में ये लाइन बाय लाइन चेक करेगा, मतलब पहला लाइन चेक कर ली, अगर वो लाइन सही है तो दूसरी लाइन को चेक करेगा, अगर दूसरी लाइन सही है तो तीसरी लाइन को चेक करेगा। इससे हमारा जो सॉफ्टवेयर बनता है वो थोड़ा स्लो होता है एज कंपैरिजन तो आपका कंपाइलर। तो ध्यान रखना है कि अगर आपकी लैंग्वेज कंपाइलर बेस्ड है या आपकी इंटरप्रेटर बेस्ड है, बेसिकली ये दोनों ही आपके यूज कर जाते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जिससे कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रो की किस तरह से हमारी लैंग्वेजेस में कंप्यूटर में और हम सॉफ्टवेयर में या हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज की बात कही जाए तो एक ऐसी लैंग्वेज जो कि हम लोग समझ सकते हैं या
जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं डेवलपर समझ सकते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर समझता है आपकी जीरो और वन को, जिसे लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में हम यूज करते हैं ट्रांसलेटर। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में आपका कन्वर्ट कर देता है ट्रांसलेटर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी पाइथन के रीडिंग पे। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाइथन की कि ये है क्या या इसका हम क्यों यूज करते हैं। तो देखो, पाइथन के लिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक फाइल खोल रखी है, पाइथन क्या है, ठीक है, व्हाट इज पाइथन। देखो यहाँ पर हमारे पास मैंने ये पूरा लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, तो मैं आपको एक बार और बताता हूँ इसके बारे में। लिखा है पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये बात पर समझते हैं कि ये क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो हम या कोई भी डेवलपर या कोई भी इंसान जिसे नॉलेज है लैंग्वेजेस की वो लिख सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जो आपके ओप्स कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करती है। ओप्स कॉन्सेप्ट को या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को आपको फॉलो करती है। इसे हम और भी आगे देखेंगे, डीपली समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। इसमें हमारे पास जो रियल लाइफ एंटिटीज होती हैं हम इसे क्या करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में लेकर आते हैं, जिससे हमारे कोड में और काफी सारे चेंजेस और कोड सिक्योर बनाया जा सकता है। ठीक है, देखो इसका यूज कहाँ करते हैं पाइथन का। तो इसका यूज हम करते हैं वेबसाइट बिल्डिंग करने के लिए, मतलब वेबसाइट्स बनाने के लिए, ऐप डेवलपमेंट करने के लिए, मशीन लर्निंग में, डेटा एनालिस्ट में, वेब स्क्रैपिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। अगर हमें ये सारे काम करने हैं तो हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें पाइथन की, तो पाइथन एक फ्री है, मतलब इसको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी लाइसेंस या किसी भी कंपनी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कही जाती है, क्योंकि ये आपको जनरल पर्पस लैंग्वेजेस के साथ साथ ये आपका जो जीपीयू लाइसेंस है उस लाइसेंस में अवेलेबल है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1980 के समथिंग हुई थी। और इसका जो खासियत है वो खासियत ये है कि पहला तो इससे जो कोड हम लिखते हैं वो कोड आपका बहुत ही सिंपल होता है, और ये जो भी एप्लीकेशन हम बनाते हैं वो बहुत ही जल्दी बनाने में आपकी हेल्प करती है, क्योंकि इसमें हमें कई सारी फाइल, कई सारी लाइब्रेरी, कई सारे मॉड्यूल पहले से लिखे हुए मिल जाते हैं। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप पाइथन में सॉफ्टवेयर बनाना, तो उसके लिए पाइथन आपके लिए सबसे सिंपल और अच्छी लैंग्वेज रहेगी, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कोड है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही उस कोड को यूज करना है और उसके द्वारा आप जल्दी से जल्दी अपने सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि इंटरप्रेटेड क्या होता है और आपका कंपाइलर क्या होता है। तो पाइथन आपकी इंटरप्रेटर है, तो इसका मतलब है पाइथन में अगर आप जो कोड लिख रहे हो ये कोड आपका लाइन बाय लाइन चेक होगा। ठीक है, इसमें अगर कोई भी गलती आएगी तो आपको बता दिया जाएगा कि किस लाइन में गलती है, और उसके नीचे का जो कोड लिखा होगा आपने वो कोड आपका कंपाइल नहीं होगा या रन नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पाइथन है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, और ये पाइथन इजी होने के साथ साथ इसे समझना बहुत आसान है और आसानी से हम इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पाइथन में क्यों सीखनी चाहिए, क्या रीजन है पाइथन को सीखने के। तो पहला तो है पाइथन को में कई सारे रीजन है, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ। पहला तो है कि पाइथन फ्री लैंग्वेज है। फ्री मतलब आप इसे यूज करने के लिए किसी भी कंपनी को, किसी भी संस्था को पेमेंट या पैसा नहीं देना है। ठीक है, दूसरा पाइथन को डाउनलोड भी कर सकते हो बिना किसी पेमेंट के। ठीक है, हम आपको डाउनलोड करना भी सिखाएंगे कि किस तरीके से आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और हम जो कोडिंग करते हैं पाइथन में वो कोडिंग आपकी जैसे हम करते हैं इंग्लिश में लिखते हैं कोई भी चीज या कोई वर्ड, वैसे ही पाइथन में लिखी जाती है। इसलिए पाइथन आपकी इजी लैंग्वेज कही जाती है। ठीक है, पाइथन जैसे है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो आपको इसका फायदा पाइथन में मिल जाता है, जिसके लिए हम अदर लैंग्वेजेस को यूज करते हैं वो आप पाइथन में भी कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन जो कोड हम
हम लिखेंगे उसको अगर कोई एरर आ रही है, कोई गलती हो रही है, तो भी आप उसे आसानी से सही कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसकी बात करें आज के समय में, तो इसका यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस में भी इसका किया जा रहा है। जो आपके आर्टिफिशियल या एआई रोबोट्स बन रहे हैं, या जो एआई आपके सिस्टम्स बन रहे हैं, उसमें भी आपकी पाइथन का यूज किया जाता है। ठीक है। अगर हिस्ट्री की बात करें, पाइथन का जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था वो 1980 के दशक में स्टार्ट हुआ था। और जो पाइथन के फादर हैं वो है गुडो विनकुश। इनके द्वारा पाइथन को बनाया गया है और यही फादर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, नेदरलैंड। ये वो जगह है जहां पर आपकी पाइथन लैंग्वेज को बनाया गया था, जहां से पाइथन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब कई बार बात आती है कि जैसे पाइथन जो है वो जैसे अजगर होता है, सांप होता है, उससे इसका नाम लिया गया। तो ऐसा नहीं है। पाइथन जो है वो आपका नाम लिया गया एक कॉमेडी सर्कस था उसके नाम से। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये नाम है पाइथन का, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। इससे प्रभावित होकर, कह सकते हैं इससे इंस्पायर होकर विल्यम रोसम ने इसका नाम पाइथन रखा। ठीक है। ये काफी फेमस एक कॉमेडी सीरीज थी 1970 के दशक में। ठीक है। और ये पाइथन आपकी जो है वो एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेकर बनाई गई। क्योंकि एआई जो आपकी एबीसी लैंग्वेज थी, इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग जैसे फीचर्स अवेलेबल थे। ठीक है। हम आगे देखेंगे भी जाकर, जब हम पाइथन में कोडिंग करेंगे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, किस तरह से आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ इसकी हम बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में कि क्या क्या आपको पाइथन में मिलने वाला है। सिंपल सा है, पहला तो यही है कि पाइथन एक इजी लैंग्वेज है। आप कोई भी जैसे पहले प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है और वो अपना फ्यूचर कंप्यूटर साइंस से बनाना चाहता है या प्रोग्रामिंग में बनाना चाहता है, तो पाइथन उसके लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज होती है। इसलिए क्योंकि इसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी यूजर जिसे पहले प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल्स नहीं पता है, वो आसानी से समझ सकता है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ कोड वैसे ही लिखते हैं जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, इसीलिए इसे बहुत ही आसानी से पढ़ना जा सकता है। ठीक है। दूसरा है कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जैसे हम बात कर चुके हैं कि पाइथन जो लैंग्वेज है आपकी इंटरप्रेटर कवर करती है, तो लाइन बाय लाइन आपके चेक करेगी। ठीक है। एक्सपेंसिव लैंग्वेज है। एक्सपेंसिव लैंग्वेज का अर्थ यहाँ पर जो है वो ये है कि इसे आसानी से समझा जा सकता है और रीडेबल आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है और इसमें प्रोग्राम को लिख सकता है। ये एक पॉइंट इसमें आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। ये क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर अगर जो एक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है और उसे दूसरे सॉफ्टवेयर या दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आसानी से चलाया जा सके। अब ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, कैसे एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हमने कोई भी सॉफ्टवेयर विंडो प्लेटफॉर्म पे बनाया है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने उसे बनाया है, और हम चाहते हैं उसी सेम सॉफ्टवेयर को अपने एप्पल पर चलाना या अपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाना, तो उसके लिए हमें किसी भी थर्ड पार्टी या कोड में कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। आसानी से अपने पाइथन के कोड को मैक पर, लिनक्स पर या किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं। ये सबसे बड़ा फीचर हमें इसमें मिल जाता है। इसके साथ साथ पाइथन आपकी ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का अर्थ यहाँ पर है पाइथन का जो लैंग्वेज लिखी गई है उसका जो कोड है अवेलेबल है इंटरनेट पर। हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं और उसमें कोई भी चीज नहीं बना सकते। ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है। क्योंकि कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि आपको फ्रीली ओपन सोर्स नहीं है। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, विंडो। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका फ्री में अवेलेबल नहीं है, हमें इसे परचेज करना पड़ता है। तो वैसे ही अगर हम पाइथन में कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो पाइथन जो भी बनी हुई आपकी लैंग्वेज है वो ओपन सोर्स है। ठीक है। अगर वो सॉफ्टवेयर पाइथन बना रहे हो तो आपके ऊपर है कि आप उसे पेड कर दो या आप उसे फ्री में अवेलेबल कर सकते हो। लेकिन पाइथन जो बनी हुई लैंग्वेज है वो फ्री में अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, उसका कोड आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा और आप यूज कर सकते हो। अब अगली बात आती है आपकी एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब ये है कि अगर हम पाइथन में कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और या हम किसी दूसरी लैंग्वेज में कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि उस लैंग्वेज के अंदर हम अपनी पाइथन को भी यूज करें, तो उसके लिए हमारी पाइथन ये अलाउ करती है हम किसी भी दूसरी लैंग्वेज में पाइथन को भी लिख सकते हैं। ये
क्वालिटी और आपको काफी अच्छी सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पाइथन में बहुत सारी अवेलेबल है। इसमें कई सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं जो कि आपके कोड को काफी फास्ट और जल्दी बनाने में मदद करते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो आप पाइथन की हेल्प से बना सकते हो, वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो लाइब्रेरी पहले से बनाकर आपको दे दी गई है। जैसे numpy हो गया, अगर आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो numpy हो गया। अगर आप जैसे डेटा फ्रेम्स वर्क करना चाहते हो तो pandas हो गया आपका। अगर आप जैसे चार्ट्स वगैरह बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि अपने डेटा को विजुअलाइज कर सके, तो आता है आपका मैटप्लोट्लिब हो गया। आप उससे क्या कर सकते हो, अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो चार्ट के फॉर्म में। ठीक है, अगर हमें कोई कोड लिख सकना चाहते हैं तो हम अपना कोड पाइथन के साथ साथ कुछ दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। यूआई सपोर्ट, यूआई सपोर्ट, हम अगर कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जो सॉफ्टवेयर आपका क्या है, ग्राफिकल बेस है, तो उसके लिए भी हमें पाइथन अलाउ करती है। हम अपने सॉफ्टवेयर को पाइथन में बना सकते हैं, वो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ। ये फीचर भी हमें पाइथन में अवेलेबल है। ठीक है, अब कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। कितनी सारी चीजें हमने इसमें देखी कि पाइथन फ्रीली अवेलेबल है, पाइथन आपकी पोर्टेबल है, पाइथन आपकी प्लेटफॉर्म है। तो इसके साथ साथ हम कुछ चीजें और देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला तो इसके अप्रोच देख लेते हैं। एडवांटेज है जैसे पाइथन सीखना आसान है बहुत। ठीक है, पाइथन कोड को जो बनाते हैं या हम लिखते हैं उसकी रीडेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है, हम आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पाइथन आपकी क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है। ठीक है, आज के समय में कई सारे प्रोग्रामर्स ऐसे हैं जो आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं। ठीक है, पाइथन में कई सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको वेब प्रोग्रामिंग, जैसे वेबसाइट बनाना चाहते हैं या आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पाइथन में अवेलेबल है। आप वो सारे काम भी पाइथन में कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन के द्वारा आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आप अपने मशीन लर्निंग पे काम कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अपने प्रोजेक्ट्स भी आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, अब इससे कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला तो ये है कि पाइथन आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका फायदा भी है बट इसका नुकसान भी है। नुकसान ये है जैसे जो लैंग्वेज आपकी कंपाइलर वाली होती है, जो कंपाइलर का यूज करती है वो फास्ट होती है, और पाइथन आपकी थोड़ी स्लो है क्योंकि इंटरप्रेटेड पर बेस है। ठीक है, पाइथन जो है वो मोबाइल डेवलपमेंट के हिसाब से काफी अच्छी लैंग्वेज नहीं मानी जाती है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो सॉफ्टवेयर बना सकते हो, बट मोबाइल के लिए आज भी कई सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में इसमें कई सारे और एडवांटेज देखने को मिले। पाइथन अपनी मल्टी प्रोसेसर या मल्टी कोर काम करने के लिए सही नहीं मानी जाती है, तो ये भी हमारे लिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है। ठीक है, डाटाबेस एक्सेस में खोला के उपयोग करने के लिए पाइथन को यूज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके कुछ लिमिटेशंस है पाइथन के साथ, तो वहाँ पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ग्राफिक है, कोई 3D एनिमेशन आप बनाना चाहते हो, तो वहाँ पर भी आपको पाइथन के कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, मेमोरी एक्सेसिव टास्क के लिए पाइथन आपकी जो है वो बेहतर नहीं मानी जाती है। तो ये कुछ पाइथन के आपके कौन से डिसएडवांटेज हैं। तो ये हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है पाइथन का। ये काफी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पाइथन में क्या क्या चीजें आपको करनी है, पाइथन में क्या फीचर्स हैं, पाइथन में हमें क्यों पाइथन को सीखनी चाहिए। तो ये तो सारा हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन या पाइथन के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं कि हम पाइथन को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, और पाइथन का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। जैसे मैंने आपको बताया कि पाइथन एक फ्री लैंग्वेज है, तो हम उसे फ्री में यूज कर सकते हैं, उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है डाउनलोड करने के लिए ब्राउजर पर। तो मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। इसके लिए आप अपने ब्राउजर पे जाइए, और आपको यहाँ पर टाइप करना है पाइथन ओ आर जी। ठीक है, इस तरह से आप टाइप करोगे पाइथन ओ आर जी, और आप इंटर करोगे, तो इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर पाइथन की जो ऑफिशियल साइट है वो साइट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको पहली वाली लिंक पर जो दी गई है, इस पहली वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, और पहली वाली लिंक पर आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया है डाउनलोड करने का, आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली ये जो आपको यहाँ पर डाउनलोड की लिंक दी गई है, ये लिंक आपको विंडोज सॉफ्टवेयर के लिए, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसके लिए दी गई है। अगर आप कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर काम
कर रहे हो, जैसे आपके पास मैक है या आपके पास लाइनक्स पे आप काम करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर और भी दिए, जैसे मैक के लिए आपको दिया है, ठीक है, अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए आपको यहाँ पे दिए हैं। तो मेरे कंप्यूटर में अभी हम जो वर्क कर रहे हैं वो विंडोज पर है, तो मैं यहीं से डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर पाइथन जो है वो डाउनलोड होना चालू हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे वेट कर दें थोड़ी देर और फिर डाउनलोड। ठीक है, अगर आपको सिस्टम में भी पाइथन डाउनलोड करनी है तो आप इस तरीके से बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमारी यहाँ पे पाइथन डाउनलोड हो चुकी है, अब हम इसे करेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल करते कैसे करेंगे, आप इस पर क्लिक करोगे जब ये डाउनलोड हो जाएगी, तो डाउनलोड होने के बाद आपके सामने इसका बॉक्स खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर इस तरह से खुलकर आएगा, इंस्टॉल पाइथन 3.12.1। ये पाइथन का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। बेसिकली मैं आपको बता दूं पाइथन का लेटेस्ट 3 वर्जन आ चुके हैं। पाइथन फर्स्ट वर्जन था, सेकंड वर्जन और थर्ड वर्जन। पहला वर्जन था वो आपको आया था 1994 में, दूसरा आया था आपका 2000 में और तीसरा आया था 2008 में। तो अभी तक हम जो काम कर रहे हैं वो 2003 में कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसकी प्रीवियस वर्जन भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अगर प्रीवियस वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आप पाइथन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको अपने कंप्यूटर में विंडोज 10 अगर आपके पास है तो बड़े ही आसानी से आपके पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आपको विंडोज 7 है तो उसके लिए आपको सर्विस पैक बंद करके होना चाहिए, तब आप अपनी पाइथन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में सर्विस पैक बंद नहीं है विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो पाइथन इंस्टॉल होने में आपको प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इस ही चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका सलूशन भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने सॉफ्टवेयर में पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज 7 में। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 पड़ी हुई है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जब इंस्टॉलर आया है तो इसमें देखो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है इंस्टॉल का और एक मिलता है आपको कस्टमाइज इंस्टॉलेशन का। ठीक है, और नीचे आपको दो चेकबॉक्स मिलते हैं, यूज एडमिन और यहाँ मिलता है ऐड पाइथन.exe टू पाथ। ठीक है, अगर आप पाइथन पर काम कर रहे हो और आप फ्यूचर में कुछ और सॉफ्टवेयर भी आप पाइथन में चाहते हो इंस्टॉल करना, ठीक है, पाइथन कुछ मॉड्यूल्स चाहते हो या पाइथन कुछ लाइब्रेरी आप चाहते हो इंस्टॉल करना बाद में, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे चेकबॉक्स आपको दिया गया है, इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक जरूर करना है। अब इस चेकबॉक्स से क्लिक करने से होगा क्या, तो आपका जो पाइथन का आपका वेरिएबल पाथ होता है वो सेट हो जाएगा यहीं से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए। लेकिन अगर आप ये सेट नहीं कर रहे हो और डायरेक्ट यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर देते हो तो इंस्टॉल करते समय ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जब आपको नई पाइथन की लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे तो इस पर क्लिक करेंगे इंस्टॉल पर, तो देखो यहाँ पर आपको करना है यस। यस करने के बाद आपको देखो ये जो हमारा सेटअप की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी पाइथन के सेटअप को स्टार्ट करके उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं कि ये पाइथन हमारी इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो इंस्टॉल हो रही है तो मैं आपको उसके प्रीवियस वर्जन भी अगर आप लेना चाहते हो देखना चाहते हो तो आप डाउनलोड में जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा और रिलीजेस, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यह है डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडो। ठीक है, विंडोज के लिए आपको यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा, तो आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप नीचे आइए, स्क्रॉल करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपको इसके कुछ प्रीवियस जो वर्जन हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे दिया है आपका पाइथन 3.11.7, फिर दिया है 3.12.0, फिर यह दिया है आपको 3.11.6। तो ये सारे आपको दिए गए हैं, आप यहाँ से कोई भी पुराना वर्जन ले सकते हो। कई सारे हैं, ये देखो आपको यहाँ पर जो सेकंड वर्जन है वो भी आपको मिल जाएगा, तो उसे भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब पाइथन 3 आया तो पाइथन 3 में कई सारी ऐसे चीजें हैं जो पाइथन 2 में नहीं मिलेगी। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप 3 वर्जन में पाइथन की 2 की कमांड चलाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्योंकि पाइथन में जो पाइथन का सेकंड वर्जन था उसमें कई सारी ऐसी चीजें नहीं थी जो पाइथन के 3 वर्जन में आ चुकी हैं। तो धीरे धीरे इसमें काम चल रहा है और अपडेट होते जा रहे हैं और इसमें कई सारे लोग वर्क करते रहते हैं, क्योंकि इससे मैंने आपको बताया कि एक ओपन सोर्स आपकी पाइथन लैंग्वेज है।
ओपन सोर्स की वजह से जिस भी व्यक्ति को अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई चेंजेस करना है, वो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है। फिर जो पाइथन को हैंडल करते हैं, ये उसको क्या करते हैं, कोड भेजते हैं और वो वेरीफाई करने के बाद उसे लगा देते हैं। बाकी इनकी खुद की अपनी इतनी बड़ी टीम है कि वो उस पे भी चेंजेस करते रहते हैं। जो भी चेंजेस करने हैं वो यहाँ पर पाइथन में चलते रहते हैं। ठीक है, ये आपको कई कुछ तो बहुत जल्दी जल्दी आपको मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। और कुछ अगर आप देखेंगे तो आपको देखो यहाँ पर आपको जो 3 से 4 है वो आपको 24 अगस्त में ही दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं, तो कई एक दिन में ही मिल जाते हैं अपडेट, कुछ आपको टाइम में मिलेंगे, तो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अगर पुराने वर्जन पे काम करना, तो आप यहाँ पर पुराना वर्जन डाउनलोड करके काम में ले सकते हैं। ठीक, तो मैं देखता हूँ यहाँ से हमारी पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे लिख के आ गया है सेटअप आज सक्सेसफुल, तो हमारा यहाँ पर सेटअप सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आप चेक करना चाहते हो पाइथन आपके सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हुई है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर दबाना है, और यहाँ पर आपका एक रन बॉक्स जो होगा वो ओपन होकर आ जाएगा। और इस रन बॉक्स में आपको लिखना है सी एम डी लिखने के बाद आप एंटर करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होकर आ जाएगा। और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आप यहाँ पर अपना पाइथन को चेक कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आप यहाँ लिखें पाइथन। आप पाइथन लिखने के बाद आप एंटर करोगे तो देखो यहाँ पर इसका सिंटैक्स चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर आपका पाइथन का वर्जन दिखाई दे रहा है पाइथन 3.12.1। ठीक है, अब ये कमांड प्रॉम्प्ट आपका पाइथन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसमें आप कोई भी काम कर सकते हो। तो मैंने लिखा है यहाँ पर 8 + 6, और आपका देखो ये एडिशन होकर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अगर इसे बाहर आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा एग्जिट इस तरीके से, और आप इसे बाहर आ जाओगे। ठीक है, दूसरा तरीका है, आप सिर्फ यहाँ सिंपल लिखें पी वाई लिख के भी आप पाइथन को चेक कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर आपका पाइथन क्या होगा, यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक है, आप एग्जिट होकर इससे बाहर आ सकते हो। ठीक है, आपको एग्जिट लिखना है और उसके बाद आपको 2 ब्रैकेट लगाने हैं, ओपन और क्लोज। ठीक है, एंटर करोगे तो आप इससे बाहर आ जाओगे। इस तरीके से आप अपने सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर के अंदर पाइथन सॉफ्टवेयर को चेक कर सकते हो कि आपके कंप्यूटर में पाइथन सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल है या नहीं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को चेक कर सकते हैं। दूसरा, हमें अगर पाइथन को ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे, तो इसके लिए आपको जाना है अपने सर्च के ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको टाइप करना है IDLE। ठीक है, IDLE पाइथन के साथ में ही आपको मिलती है एक इनबोल्ड आपको IDLE है, जो पाइथन के कोड को रन करने में आपकी मदद करती है। आप एंटर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये IDLE आपकी स्टार्ट होकर आ जाएगी। ठीक है, मैं इसे फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारी IDLE एक्टिव हो चुकी है। अब आप इस पर कोड लिख सकते हैं। ठीक है, IDLE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। जैसे अगर हम पाइथन के सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पर हम अपने पाइथन के कोड को लिख सकें, पाइथन के कोड को एडिट कर सकें, या कोई एरर है तो उसे चेक कर सकें। तो ये सारे काम हम अपने इस IDLE के अंदर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यही एक IDLE है कि आप इस पर ही अपने पाइथन कोड को लिख सकते हो। ऐसे कई सारी लाइब्रेरीज हैं, कई सारे IDLEs हैं जिस पर आप अपने पाइथन कोड को लिख सकते हो बड़ी ही आसानी से। जैसे आपका हो गया VS कोड में भी आप पाइथन लिख सकते हो, पाइथन हो गया आप उसे भी लिख सकते हो, या मैं आपको दिखाता हूँ, आप इंटरनेट पे जाएं और आप यहाँ पे लिखें IDE फॉर पाइथन। अब यहाँ पे लिखोगे तो देखो यहाँ पर आपके सामने कई सारी लाइब्रेरीज, कई सारे मतलब कई सारी IDLEs आपको आ जाएंगी। जैसे पाइथन हो गया, वो आपका ये देखो IDLE हो गया। ठीक है, आपका स्पाइडर हो गया। तो ये सारी आपकी दे रखी है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको कई सारी और भी IDLEs मिल जाएंगी। इस तरीके से आप जो भी IDLE आपको सही लगती है आप उस IDLE पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम अपने इस वीडियो में जो काम करेंगे वो इस पर करेंगे IDLE पर, लेकिन जैसे जैसे हम अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे हम फिर इस पर पाइथन पे भी काम करके देखेंगे और विजुअल स्टूडियो पे भी काम करके देखेंगे। इससे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट IDLEs पर आप काम कर सकते हो, जिसमें आपको जो प्रॉब्लम आएगी उन प्रॉब्लम को भी अपने आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि किस तरीके से आप उन प्रॉब्लम्स को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अपनी IDE पर। ठीक है, तो ये हमारी IDE है और इसे हम पाइथन की इंटरएक्टिव स्क्रीन भी कहते हैं।
स्क्रीन इसलिए कहते हैं कि अगर आप इस स्क्रीन पर कुछ भी लिखते हो और एंटर करते हो तो वो चीज का जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने लिखा 8+7, उसके बाद आप एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पर इसका आपको एडिशन मिल जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी जो नंबर्स हैं उन्हें जोड़ सकते हो। अगर आप इन्हें माइनस करना चाहते हो तो माइनस कर सकते हो। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इसमें डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको सारे काम यहाँ पर आसानी से कर सकते हो।